नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी समकालीन भारत भाग 2 या नहीं कक्षा 10 में जो भूगोल विषय है उस किताब का नाम है समकालीन भारत भाग 2। इस पर हम चर्चा करेंगे, 7 यूनिट में इसमें चर्चा करेंगे। और इसका जो पहला यूनिट है, पहला पार्ट है संसाधन एवं विकास। आप लोग पिछली कक्षाओं में संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ चुके हैं। कक्षा 8 में आप लोगों ने देखा था कि क्या होता है संसाधन एवं विकास। संसाधन की अगर हम बात करें तो वो वस्तु जो मानव उपयोग में लाई जाती है या पर्यावरण के वो तत्व जिनको हम प्रौद्योगिकी के द्वारा या नहीं टेक्नोलॉजी के द्वारा मानव उपयोग के लिए प्रयोग करते हैं और उसकी कुछ कीमत होती है, वही संसाधन कहलाते हैं। आइए चर्चा करते हैं कि क्या है संसाधन। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाती हैं? जो गांव और शहरों में क्या पहुंचाती है? आराम पहुंचाती है मानव जीवन को। ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें। इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताइए। ऐसे अनेक वस्तुएं हो सकती हैं जो हमें आराम प्रदान करती हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि टीवी है, मोबाइल है, कुर्सी है, टेबल है या नहीं घर के और भी जो आरामदायक वस्तुएं हैं वो सब क्या होती हैं, आप लोग उनकी सूची बना सकते हैं। आइए देखें कि क्या है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण की प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि क्या है संसाधन। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी या नहीं टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से क्या है मान्य है या नहीं, आर्थिक रूप उसका कोई न कोई कीमत हो और संभाव्य है, मतलब उसकी कोई आर्थिक क्रियाएं उससे होती हैं और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, जो मतलब सांस्कृतिक रूप से उससे कोई नुकसान न हो समाज में। और एक संसाधन है जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। आप देख सकते हैं पर्यावरण में कोई चीज़ होती है, कोई वस्तु होती है और उसका रूपांतरण कर प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसका रूपांतरण कर उसे क्या बनाया जाता है, एक संसाधन बनाया जाता है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। मानव प्रकृति के साथ प्रौद्योगिकी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, काम करते हैं। अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। मतलब अपनी आर्थिक क्रियाओं को और तेज करने के लिए जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां खोली जाती हैं या और भी अन्य तरीके के ग्रुप बनाए जाते हैं, वही संस्था है और उसका निर्माण करते हैं। कुल मिलाकर के संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। उसके बाद हमने देखा कि संसाधन किस प्रकार तैयार किया जाता है। क्या आप अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
मानव भी क्या है, संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। मनुष्य जो होते हैं, पर्यावरण में पाए जाने वाले जो संसाधन होते हैं उनको पदार्थ होते हैं, पदार्थों को संसाधनों के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, कोई वृक्ष होता है या पेड़ होता है, उससे हम कई प्रकार के वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, या कोई खनिज होते हैं उनसे भी हम कई प्रकार के संसाधनों का निर्माण कर सकते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इस संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। संसाधनों का वर्गीकरण हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 10 के आधार पर क्या क्या प्रकार से संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। पहला जो वर्गीकरण किया गया है उत्पत्ति के आधार पर, जैव एवं अजैव यानी जीवित एवं जो जीवित नहीं है उसके आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद साम्यपता के आधार पर, मतलब जो चीज़ें समाप्त हो सकती हैं या जो चीज़ें समाप्त नहीं हो सकती है उसके आधार पर हम वर्गीकरण देखेंगे। नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। उसके बाद हम स्वामित्व के आधार पर देखेंगे। स्वामित्व के आधार पर हम देखेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन या फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इन भागों में देखेंगे। विकास के स्तर के आधार पर हम देखेंगे संभावी संसाधन, ये जिसकी संभावना है आगे को विकसित भंडार और संचित कोष के रूप में हम इसका वर्गीकरण करते हैं। इसे हम कुछ इस तरीके के समझने का प्रयास करेंगे और साथ में फिर इस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। संसाधन को मुख्य रूप से हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक जो प्रकृति ने हमें दी है वो संसाधन है, और दूसरा मानव निर्मित जो संसाधन होते हैं वो संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन की अगर बात करें, इसे फिर से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन में जैसे सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल, और जैव में अगर देखें तो प्राकृतिक वन, वन्य जीव। मतलब जो नवीकरणीय योग्य संसाधन है उसमें देखें हम ऊर्जा के वो स्रोत हैं जो अनंत काल से चलते आए हैं और जो लगभग आगे भी चलते रहेंगे, जिसके बिना जीवन क्या है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वो नवीकरणीय योग्य संसाधन है, जैसे पवन है, जल है, नदियों के द्वारा अनेक बांधों का निर्माण है, या फिर अनेक प्रकार के अन्य कार्य हैं। ऐसे ही वनस्पति है, वन है, ये भी एक नवीकरणीय संसाधन है। वन्य जीव हैं, ये सब नवीकरणीय संसाधन में जैव संसाधन के रूप में है। जैव संसाधन कहने का मतलब जो जीवित हैं, जिनमें प्राण होता है, उसमें प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव हैं, कभी कभी मनुष्य को भी इसमें शामिल किया जाता है। अनवीकरणीय योग्य में हम देखें, जो अनवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं उसमें दो प्रकार के संसाधनों को हम देख सकते हैं। पुनःचक्रीय संसाधन जैसे धातु हैं, उनका एक लंबे समय के बाद क्या हो जाता है कि वह फिर से एक चक्र के द्वारा फिर से वही चीज़ें रूपांतरित हो जाती हैं। और साथ में इसका जो दूसरा भाग देखेंगे हम अचक्रीय, जिसमें जीवाश्म ईंधन ये चीज़ें सम्मिलित किया जाता है, जिससे कि दोबारा से फिर से उसका पुनःचक्रण नहीं होता है। उसके बाद संसाधन का ये प्राकृतिक वाला भाग हमने देखा। दूसरा जो संसाधन है, दूसरे प्रकार के जो संसाधन है वो है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, संरचना एवं संस्थाएं। जैसे मतलब हम जो लोग भी कोई चीज़ उपयोग में लाते हैं उसको कैसे बनाया जाता है और कहाँ बनाया जाता है, ये संरचना एवं संस्थाओं के माध्यम से होता है। और मात्रा एवं गुणवत्ता, किसी भी वस्तु की मात्रा क्या है
और उसकी गुणवत्ता क्या है, इस आधार पर किसी मनुष्य द्वारा कोई भी मनुष्य उपयोगी संसाधन का निर्माण किया जाता है। इससे पहले यहाँ पर भौतिक पर्यावरण संसाधन किस प्रकार से विकसित होते हैं ये समझाने का प्रयास किया गया है। मनुष्य क्या करता है, अपने भौतिक पर्यावरण या नहीं प्रकृति से कुछ चीज़ों को लेता है या उन चीज़ों को अपने संस्थाओं में लाता है। संस्थाएं या नहीं हम कह सकते हैं जो अनेक प्रकार के सामान बनाने वाली कंपनियां होती हैं या उद्योग होते हैं, और उनसे वह चीज़ें प्रौद्योगिकी के माध्यम से या नहीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से संसाधन के रूप में परिवर्तित की जाती है। जो भौतिक पर्यावरण से कोई भी वस्तु मिलती है, इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थानों में क्या अंतर संबंध हैं। आप लोग समझे होंगे आशा करता हूँ। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि संसाधनों के प्रकार जो हमने अभी बात की वह किस प्रकार से है। आप देखें, उत्पत्ति के आधार पर हमने दो प्रकार से यहाँ पर देखा था, जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन। जैव संसाधन वो हैं जिसमें जीवन व्याप्त है या नहीं, जीवमंडल का वो हिस्सा जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें प्राण होता है, जैसे मनुष्य हैं, वनस्पति जात हैं मतलब पेड़ पौधे हैं, प्राणी जात हैं मतलब जीव जंतु हैं, और मत्स्य जीवन है मतलब जो भी समुद्री जीवन है या पानी का जीवन है, पशुधन है, जो घरेलू पशु हैं या जो भी आपके जंगली पशु हैं, वह सब सम्मिलित किए जाते हैं या नहीं। जैव संसाधन को हम एक शब्द में समझे तो जिसके अंदर प्राण है। अजैव संसाधन मतलब वो जो जीव नहीं है, जिनके अंदर प्राण है, अर्थात वो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चट्टाने हैं और धातुएं हैं, ये क्या हैं, अजैव संसाधन हैं। ये उन चीज़ों से बने होते हैं जिसमें प्राण नहीं होता है। मान लीजिए हम धातुओं का उत्खनन करते हैं तो वह क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं, और उनसे भी अनेक मनुष्य उपयोगी संसाधनों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद हमने चर्चा की थी साम्यता के आधार पर, इसमें भी दो प्रकार से हमने चर्चा की थी, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। आप देख सकते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन जिनको हम या तो भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा उसी स्थिति में ला सकते हैं। उन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः प्रतियोग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन या वन्य जीवन, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधन में विभाजित किया जाता है। मतलब ये लगातार हम इसका उपयोग किसी न किसी प्रकार से भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अनवीकरणीय योग्य संसाधन में है, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। जो अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, इनका विकास बहुत लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल के बाद होते हैं। इसमें खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है। इसके बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। इसमें कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं। वे एक बार के प्रयोग के साथ ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग ये जो वर्गीकरण हो रहा है इसे बड़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे। साम्यता के आधार पर आप लोगों ने देखा, अब स्वामित्व के आधार पर हमने देखा था वर्गीकरण, स्वामित्व के आधार पर हमने देखा था व्यक्तिगत संसाधन, और उसके साथ साथ हमने देखा था कि सामूहिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इन सब पर
चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं व्यक्तिगत संसाधन पर। व्यक्तिगत संसाधन जैसे कि आप लोग व्यक्तिगत कहने से ही समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन वो होते हैं जो किसी एक निजी व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं, मतलब किसी एक पर्सनल व्यक्ति के होते हैं, एक ही व्यक्ति के होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि है जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और वे बहुत से लोग भी होते हैं जो भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड घरों व अन्य जायदाद के मालिक भी होते हैं, मतलब लोगों के अपने संसाधन होते हैं, वो उसके मालिक होते हैं। वही क्या है, निजी संसाधन है। जैसे बाग है, चारागाह है, तालाब है और कुओं का जल है आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची आप तैयार कर सकते हैं। ये चर्चा हमारी 2022-23 सत्र के लिए विशेष तौर पर की जा रही है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि उसके बाद जो निजी संसाधन के बाद दूसरा जो संसाधन होता है, इसमें सामुदायिक स्वामित्व के आधार पर संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं, मतलब समुदाय के सभी लोगों की भागीदारी उसमें होती है। गांव की शामिलात भूमि, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब भूमि इत्यादि और नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। वह क्या कहलाते हैं, सामुदायिक स्वामित्व वाली संसाधन कहलाते हैं, मतलब जिसमें सभी लोगों का समान रूप से क्या होता है, अधिकार होता है। वह सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। जो एक देश के संसाधन हैं वे सारे देश के संसाधन हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित के लिए अधिकृत कर सकती है। सरकार को पूरा अधिकार होता है कि वह किसी व्यक्तिगत संसाधनों का भी अधिग्रहण करना चाहते तो कर सकती है, लेकिन उसमें आम जनता को क्या हो, फायदा हो। आपने देखा है कि सड़कें, नहरें और रेल लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील या नहीं 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भू सागरीय समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। राष्ट्र की संपदा के अंतर्गत आप लोगों ने देखा कि क्या क्या है, सारे खनिज पदार्थ हैं, जल है, जल संसाधन है, वन्य जीव है या वन्य जीवन है। राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत जो भी मतलब एक देश की या राज्य की सीमा होती है उसके अंदर की सारी भूमि और उसके समुद्री तट है तो 12 समुद्री मील या नहीं 22.2 किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र भी क्या होता है संसाधन एवं राष्ट्र की संपदा होती है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के विषय में। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन देखें कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को नियंत्रित करती हैं। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। तटरेखा से 200 किलोमीटर समुद्री मील की दूरी पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का भी अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है और ये ही क्या कहलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा फिर से करेंगे या नहीं, अभ्यास प्रश्नों के विषय में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या आप जानते हैं कि भारत के पास
अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी में मैगजीन ग्रंथियों की खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की भी पहचान करें। उसके बाद हम देखें विकास के स्तर के आधार पर हमने संसाधन को देखा था। संभावी संसाधन वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उसका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग में विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इसका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। ये क्या है, जिसकी आगे को संभावना है, जिन संसाधनों का विकास आगे को होगा वही संभावी संसाधन है। उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि पवन और सौर ऊर्जा राजस्थान एवं गुजरात में काफ़ी अच्छी मात्रा में विकसित की जा सकती है, लेकिन वहाँ पर अभी उसका विकास उस स्थिति तक नहीं हुआ है। उसके बाद विकसित संसाधन देखेंगे। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। मतलब जिसका हम उपयोग कर रहे हैं या उपयोग की गुणवत्ता और उसकी मात्रा निर्धारित की गई है, विकसित संसाधन कहते हैं। विकसित संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। मतलब किस प्रकार की टेक्नोलॉजी से उसे बनाया जाता है और उसके क्या क्या संभावना उस चीज़ से बनने की होती है, ये बनाए जाते हैं, वो विकसित संसाधन कहलाता है। उसके बाद हम देखें भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध हुए पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। मतलब वस्तु या पदार्थ तो मानव के उपयोग के लिए प्रयुक्त की जा सकती है लेकिन वहाँ पर प्रौद्योगिकी का अभाव होता है और उसका विकास नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं, भंडार कहते हैं। उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी का ज्ञान नहीं है। यही क्या है, भंडार है। या नहीं एक प्रकार से जल में भी हमारा हाइड्रोजन का क्या है, एक बहुत बड़ा भंडार है। आने वाले समय में अगर उस तकनीकी का विकास होता है तो हमें हाइड्रोजन की अगर आवश्यकता हो तो हम पानी से भी प्राप्त कर सकते हैं। यह यहाँ पर कहा गया है। संचित कोष, उसके बाद यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी का ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। संचित कोष मतलब जिसको हम उपयोग तो कर सकते हैं लेकिन अभी उपयोग कर नहीं रहे हैं, हमने उसे एक संचित कोष की तरह रखा हुआ है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही किए हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन और संचित कोष हैं जिसका उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं, भविष्य में किया जा सकता है। क्रियाकलाप अपने आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले भंडार और संचित को संसाधनों की एक सूची बनाओ। आप लोगों के वहाँ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और उसमें आप लोगों के पास अभी कौन सी चीज़ें हैं और उसका उपयोग एक सीमित मात्रा में कर रहे हैं। उसके बाद संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। संसाधन जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन यापन के लिए क्या है, अति आवश्यक है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे निम्नलिखित समस्याएं पैदा हुई हैं। क्या क्या समस्याएं पैदा हो गई? कुछ व्यक्तियों के ने लालचवश संसाधनों का ह्रास किया और संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधन विहीन अर्थात गरीब एवं अमीर में बढ़ गया है। उसके बाद आगे देखें हम कि संसाधन
के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गई है, जैसे भूमंडलीय तापन या नहीं ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत अपक्षयन मतलब ओजोन परत में छिद्र, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि हैं। उसके बाद क्रियाकलाप, कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या घरेलू और कृषि संबंधित अवशिष्ट को पुनर्चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव में एक सर्वेक्षण करें। लोगों से प्रश्न पूछें, उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में क्या सोचते हैं, अपशिष्ट और उसका उपयोग के बारे में क्या विचार हैं। अपने परिमाणों को समुचित चित्र कलेक्ट तैयार करें। उसके बाद देखें मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। मानव समाज की गुणवत्ता और विश्व शांति को बनाए रखने के लिए मानव जो संसाधन है उसका कुछ हिस्से तक तो बंटवारा होना क्या हो गया है, आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी पर भविष्य में खतरे में पड़ सकती है पृथ्वी। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग का योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं ये समझने का प्रयास करेंगे आप। सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास का अर्थ है कि हम विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करें। सतत पोषणीय विकास में दो चीज़ें हैं, एक तो पर्यावरण को नुकसान न हो, नंबर दो चीज़ जो हम संसाधनों को उपयोग कर रहे हैं वह वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य आने वाली पीढ़ी के लिए भी हो, और ऐसा न हो कि वहाँ पर अगर संसाधनों की कमी हो तो उसका जीवन संकटग्रस्त हो। यह यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। आगे चर्चा करते हैं। उसके बाद जो एक सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर से उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। प्रश्न यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो चर्चा की। रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में हुआ, या पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, या पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ। पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में जून 1992 में हुआ। सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृत किया। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एक क्या है, प्रोग्राम है या एजेंडा है। उसके बाद एजेंडा 21 यहाँ पर दिया गया है। यह घोषणा है कि 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटारा है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21
तैयार करें। मतलब हर जगह पर ऐसे संसाधनों का विकास करना है जो 21वीं शताब्दी के लिए हानिकारक न हो, आने वाले पीढ़ी के लिए। वही 21वीं शताब्दी में संसाधनों का विकास करना है। इसके बाद हम देखेंगे संसाधन नियोजन। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरफ के संसाधनों की कमी है। यहाँ कुछ प्रदेशों में तो संसाधन प्रचुर मात्रा में है और कुछ प्रदेशों में संसाधनों की क्या है, कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। आप देख सकते हैं कि झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल जल की कोई कमी नहीं है परंतु मूल विकास की कमी यहाँ पर है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग पड़ता है। आप देख सकते हैं कहाँ पर कौन सी विशेषताएं हैं। कहीं पर मरुस्थल है तो कहीं पर खनिज पदार्थों की कमी नहीं है और कहीं पर पानी की कमी नहीं है, तो लेकिन वहाँ पर विकास अभी पहुँचा नहीं है। उसके बाद हम देखें यह प्रदेश सांस्कृतिक लद्दाख की बात चल रही है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का एक धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत संरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की क्या है, आवश्यकता है। उसके बाद हम देखें चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि संसाधन किस प्रकार से इनका नियोजन किया जाता है। यहाँ पर आप देखें अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करें और महत्वपूर्ण संसाधनों की आपको राज्य में कमी है उनकी पहचान करें। इस पर हम चर्चा बाद में अभ्यास प्रश्नों के साथ साथ करेंगे। निश्चित तौर पर आप लोग इसका थोड़ा इंतज़ार अगर कर लेते हैं क्योंकि इसमें चर्चा काफ़ी लंबी होगी, शायद 2 भागों में इस पर चर्चा की जाएगी। इसीलिए प्रश्न उत्तर इसके तीसरे भाग में हम समझाने का प्रयास करेंगे या आप लोग तब तक खुद ही उसके विषय में बड़ी आसानी से उत्तर बताते चलेंगे। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान हैं। क्या क्या सोपान है, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कक्षा 10 वालों के कि भारत में संसाधन नियोजन के सोपान लिखिए। आप लिख सकते हैं देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण है, मानचित्र बनाना है और संसाधनों की गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। नंबर 2, संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना है। नंबर 3, संसाधन विकसित योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजना के समन्वय स्थापित करता है। उसके बाद स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। संसाधन नियोजन किस प्रकार से हो, ज्ञात करो। समुदाय भागीदारी की सहायता से समुदाय, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय समुदाय द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र में जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़े प्रदेशों में गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से क्या हैं, विकसित हैं। क्या आप संसाधन संपन्न
परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं ऐसे परिस्थिति होने के कारण? बताइए। प्रश्नों पर हम जल्द ही चर्चा करेंगे। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आरक्षण रहे हैं। उपनिवेशकारियों देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया है। मतलब जिस देश की भी सत्ता की बागडोर संभाली, वहाँ के संसाधनों को दोहित किया और उसे टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसको अपने फायदे के लिए प्रयोग किया था। संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाए। किसी भी प्रदेश के जो खनिज हैं या जो भी संसाधन है वो तभी फायदेमंद होती हैं उस प्रदेश के लिए जब वहाँ पर उन चीज़ों के दोहन के लिए या उन चीज़ों से एक संसाधन बनाने के लिए प्रौद्योगिकी हो, टेक्नोलॉजी हो और जिससे कि उसे एक संस्था में ला करके उससे कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सके। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सबका अनुभव किया है। अतः भारत के विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता एवं ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि भारत का विकास जो सामान्य तौर पर था, संसाधन का विकास लोगों के मुख्यतः संसाधन की उपलब्धता पर आधारित नहीं था, बल्कि उसे क्या किया गया, प्रौद्योगिकी है या जो मानव संसाधन है, यहाँ की अपार जनसंख्या है, उसको भांपते हुए और उसका अनुभव करते हुए उन संसाधनों को क्या किया गया है, विकसित किया गया है। उसके बाद देखें संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। संसाधन किसी भी तरह के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर हम किसी भी संसाधन का अपना विवेक से कार्य नहीं करेंगे और उसका अत्यधिक उपयोग करेंगे तो वह एक समय में हमारे लिए समस्या पैदा कर सकता है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण के लिए अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। गांधी जी का कथन था कि हमारे पास प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए संसाधन तो है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लालच है, अगर वो अपने उपयोग से अधिक वस्तुओं को रखता है, तो उस लालच के संतुष्टि के लिए हमारे पास क्या नहीं है, संसाधन नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए संसाधन नहीं है। उसके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। गांधी जी का मानना था कि जो आधुनिक विश्व में संसाधनों की कमी है उसके मुख्य कारण है लालची एवं स्वार्थी व्यक्ति, और जो आजकल तकनीकी का विकास हुआ, जो प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जिससे कि मशीनीकरण से किसी भी वस्तु का या किसी भी संसाधन को बनाने में कम समय लगा और जिसका प्रचुर मात्रा में उपयोग किया गया, वह अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर वह अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। ये गांधी जी के विचार थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके के संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन
संरक्षण की वकालत सबसे पहले कहाँ की गई थी, प्रश्न पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत तरीके की संसाधन के संरक्षण की वकालत सबसे पहले 1968 में क्लब ऑफ रोम में की गई थी। आप लिख सकते हैं, क्लब ऑफ रोम में सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से संसाधन संरक्षण के विषय में मुद्दा उठाया गया। तत्पश्चात 1974 ईस्वी में 1974 ईस्वी में सुमेश्वर ने अपनी पुस्तक स्माइल इन इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुमेश्वर की पुस्तक का नाम क्या है। सुमेश्वर की पुस्तक का नाम स्माइल इज ब्यूटीफुल है। गांधी जी के दर्शन की इस पे इन्होंने चर्चा की है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि स्माइल इज ब्यूटीफुल में सुमेश्वर ने किस विषय पर चर्चा की है या किसके दर्शन पर चर्चा की है। आप लिख सकते हैं, गांधी जी के दर्शन पर सुमेश्वर ने स्माइल ऑफ ब्यूटीफुल के विषय में चर्चा की है या दर्शन पर अपनी जो विचार थे उसे दिया है। उसके बाद 1927 में वुड्सलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण की मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। आप लोगों से निश्चित तौर पर ये प्रश्न परीक्षा में वन लाइनर के फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन पॉइंटों को निश्चित तौर पर आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। भू संसाधन, हम भूमि पर रहते हैं। आइए दोस्तों, आज हम चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो लगभग 42-43 मिनट का समय होने जा रहा है। भू संसाधन और इससे आगे की चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही भाग में अगर इसकी चर्चा करें तो निश्चित तौर पर वीडियो 1.5 घंटे के आसपास की बनेगी, इसलिए हम इसे 2 भागों में इसकी चर्चा करते हैं। आशा करता हूं कि जो चर्चा हमने की वो चर्चा आप लोगों की समझ में आई होगी। जल्द ही हम भू संसाधन और आगे की शेष चर्चा करेंगे, और तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। जल्द ही हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप यूं ही हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।